नमस्कार, डीवी लाइव ब्रेकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता और मेरे साथ मेरे सहयोगी अमलेंदु जी मौजूद हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है अमलेंदु जी। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर आ रही है वो ये कि बंगाल में जब फेल हो गई बीजेपी की जो रणनीति थी, जो प्रोग्राम, जो वहां पर जो प्लॉट तैयार किया जा रहा था, जब वहां पर जहां वो फेल हुई तो अब उसका रुख महाराष्ट्र की तरफ मुड़ गया है। यानी अब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस, जिसे अब ऑपरेशन टाइगर भी कहा जा रहा है, उसे तेज कर दिया गया है। लेकिन बीजेपी के लिए बुरी खबर यह है कि वहां पर भी उसे सफलता मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि उन तमाम सांसदों ने संजय राउत के नेतृत्व में ये दावे कर दिए हैं कि वो किसी भी तरह से ना तो बीजेपी के संपर्क में है, ना ही शिंदे के संपर्क में है, और ना ही उनका ऐसा कोई विचार है कि वो उद्धव ठाकरे को धोखा देकर बीजेपी का या फिर शिंदे का हाथ थामने वाले हैं। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है कि कैसे बीजेपी को जब लगा कि बंगाल में उसका जो खेल है वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसने अब महाराष्ट्र पर फोकस कर दिया और तेजी बढ़ा दी अपने ऑपरेशन टाइगर को, एकदम से रफ्तार दे दी है। लेकिन यहां पर भी बीजेपी के लिए मुश्किलें दिखाई दे रही हैं, और यह दावा खुद संजय राउत ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिया। इसके अलावा उन नेताओं के या उन सांसदों के भी बयान आ गए हैं जिनको लेकर दावे किए जाने लगे हैं कि वो बीजेपी के संपर्क में है या शिंदे के संपर्क में है। खुद यहां पर आकर सांसदों ने उन दावों को खारिज कर दिया और बता दिया है कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनके जाली हस्ताक्षर भी कर लिए जाएं। यानी एक तरह से वही बातें यहां पर भी होने लगी हैं जो हमें बंगाल में सुनाई दी, जहां पर पिछले दिनों आरोप लगे कि बीजेपी की तरफ से जाली हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। यानी जो बागी सांसद हैं, उनके जो गुट हैं, उसमें वो नेता शामिल नहीं है जिनके हस्ताक्षर पेपर में कर दिए गए हैं, और यही आरोप अब यहां पर भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहां पर अमलेंदु जी, अब आपके पास आना चाहूंगी मैं, किस तरह से बीजेपी जब टीएमसी में टूट करने की जो कोशिशें हैं, और खबर ये भी आ रही है कि बागियों ने भी आंख दिखाना शुरू कर दिया है। लगातार हमने कल इस पर चर्चा की कि कैसे जो बागी गुट है उसके अंदर ही बगावत हो गई, और वो बगावत आपस में तो हुई है, साथ ही बीजेपी आलाकमान पर भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया गया है। काकोली घोष का जो बयान था जिसमें उन्होंने कहा कि अभी सेटलमेंट की बात चल रही है, अभी हुआ नहीं है। यानी एक तरह से उन्होंने ये संकेत दिए कि अभी भी हम पाला बदल सकते हैं, वापसी भी कर सकते हैं, ये संकेत उन्होंने दिए। इसके पीछे की क्या वजह रही, इस पर भी हमने चर्चा की और आज फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है, क्योंकि अचानक से देखिए, पिछले दिनों थोड़ी थोड़ी चर्चाएं चल रही थी महाराष्ट्र की, उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसदों की एक बैठक बुलाई गई, ये सारी चीजें चल रही थी, लेकिन फोकस बीजेपी का या तमाम जो लोग थे उनका फोकस बंगाल पर लगा हुआ था। अचानक से महाराष्ट्र की तरफ शिफ्ट हुआ है, तो इसके पीछे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए अंशिता, एक तो इसके पीछे कारण ये है कि बंगाल में जिस तरीके से नाकामयाबी हाथ लग रही है बीजेपी को, एक तरह से कहा जाए 20 सांसद तोड़ने की बात कह के भी अब जो 20 सांसद टूटे उनके अंदर भी टूटन शुरू हो गई है। सुदीप बंदोपाध्याय जो हैं, उनकी पत्नी है नैना बंदोपाध्याय, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मैं तो मरते दम तक ममता बनर्जी के साथ रहूँगी। इधर जो और सांसद जुट गए हैं वो भी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से हमारा कोई दुश्मनी नहीं है, उनके लिए सम्मान रहेगा। यानी अब उनमें से कई ने जो है वो वापसी का रास्ता खोजना भी शुरू कर दिया। ये भी आप कह सकती हैं कि अगर उनकी मन की मुरादें पूरी नहीं होती हैं बीजेपी में जाने की, तो वो वापस लौटेंगे टीएमसी की तरफ। इससे बीजेपी में बेचैनी और बढ़ी, तो अब उसने शिवसेना यूबीटी जो है उसको निशाने पर लिया। अब मीडिया के ज़रिए जो है ये खबरें फैलाने की कोशिश की गई कि बहुत बड़ी टूट जो है वो शिवसेना यूबीटी में हो रही है, और 9 में से 6 या 7 सांसद जो उनके टूट रहे हैं। अब जिन सांसदों के नाम लिए गए अंशिता, उन सांसदों के बारे में खबर ये आ गई, एक ने तो कह दिया कि मैं हिंगोली में हूँ और मेरे दस्तखत पर ही कैसे कर दिए गए फर्जी, तो ये फर्जी कोई दस्तखत कर रहे हैं। दूसरे जो हैं वो दिल्ली आ रहे थे, वो एक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि मैं तो उद्धव ठाकरे के साथ हूँ, मैं इस बैठक में आया हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ये आ गया। तो यानी ये भी हवा निकलती हुई नजर आई, लेकिन मीडिया ने इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा खबरें फैलाई। तो ये एक तरह से कहा जाए कि बीजेपी पूरे देश को ये बताना चाहती है कि देखो हर पार्टी में टूट हो रही है, सब बीजेपी के साथ आ रहे हैं, लेकिन इसका असली मकसद जो ये है कि इनको लोकसभा और विधानसभा जो इसका राज्यसभा का जो मानसून सत्र होना है, उसमें ये किसी भी तरीके से डिलिमिटेशन जो है वो पास कराना चाहते हैं। 362 का आंकड़ा ये छूना चाहते हैं, किसी तरीके से तोड़फोड़ करके इस तरीके से ये करना चाहते हैं। बाद में किसी की सस्ता जाए, किसी को ना मिले, इससे बीजेपी को कोई लेना देना नहीं है। सस्ता जाएगी तो जो छोड़ के जा रहे हैं उनकी जाएगी, बीजेपी को क्या, बीजेपी अगर अपना काम निकाल रही है तो वो अपना काम निकालने के लिए कर रही है। संजय राउत ने एक तो ट्वीट किया पहले अंशिता सुबह, और उन्होंने कहा कि आप मीडिया का मैजिक देखिए, वो अंग्रेजी में उनका
ट्विटर, आप उसे अगर हिंदी में बताएंगी तो बेहतर जगह, अंग्रेजी में हम लोग ट्वीट देख भी सकते हैं कि क्या उन्होंने लिखा। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि स्क्रीन पर संजय राउत का वो ट्वीट लाया जाए जिसमें उन्होंने साफ साफ बता दिया है कि कैसे बीजेपी खेल करने की कोशिश कर रही है। टीएमसी में उसका प्रयोग फेल हुआ, उसके बाद महाराष्ट्र पर अब वो फोकस कर रही है और उन्होंने साफ बता दिया कि उनके सांसदों को लेकर सिर्फ झूठी अफवाहें फैलाई जा रही हैं और इसमें उन्होंने मीडिया को जबरदस्त तरीके से घेरा है। उन्होंने लिखा, मीडिया का कमाल देखिए, नासिक के सांसद राजा भाऊ वाजे इंडस्ट्री कमेटी की मीटिंग के लिए दिल्ली गए हैं और यहाँ खबर कुछ और ही दिखाई जा रही है। हिंगोली के सांसद हैं नागेश अष्टेकर, उन्होंने कहा है मैं तो हिंगोली में हूं लेकिन ये लोग मेरे नकली दस्तखत बना सकते हैं। अब जो लोग ऐसा कर रहे हैं इस बार जनता और शिव सैनिक उन्हें बख्शेंगे नहीं, ये तो पक्का है। यानी अभी हम जिस पर चर्चा कर रहे थे अमलेंदु जी की, अब ये भी खबरें आ सकती हैं कि सिग्नेचर कर दिए गए हैं, लेकिन वहां पर ये देखने वाली बात है कि इस तरह की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी जा रही है। सांसद जो हैं शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के, वो पहले से ही सचेत हैं और पहले से ही जनता के बीच ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि हो सकता है कल को हमारा नाम लेकर ये बोल दिया जाए कि उनके हस्ताक्षर हैं हमारे पास, लेकिन असल में उनकी तरफ से कोई हस्ताक्षर नहीं किया गया है। तो ये टीएमसी को जो तोड़ने की कोशिश की गई या इससे पहले जो महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ने की कोशिश की गई थी, उससे बहुत ज्यादा सचेत है पहले से ही उद्धव ठाकरे गुट के सांसद और उद्धव ठाकरे गुट और खुद उद्धव ठाकरे कि किस तरह से पूरी पार्टी को बांध कर रखना है और बीजेपी की कोशिश को फेल करना है। और उसी का नतीजा ये देखा जा रहा है कि वो किसी भी तरह की चूक करते हुए यहां पर दिखाई नहीं दे रहे हैं और वो पहले से ही पूरी तैयारी के साथ जनता के बीच जाकर मैसेज पहुंचा रहे हैं कि कल को ये खबरें भी आ सकती हैं। लेकिन आप पहले से ही मानकर चलिए, उन्होंने एक तरह से अलर्ट कर दिया है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा होने वाला है। जैसे कि आप देख रहे हैं आजकल एक बहुत अलर्ट मैसेज आता है, अगले 3 घंटों में बारिश होने वाली है, बहुत तेजी से वो मैसेज बचता है। और अब उसी तरीके से जो है महाराष्ट्र में जो उद्धव ठाकरे गुट के सांसद, उन्होंने पहले से ही अलर्ट मैसेज दे दिया है कि हो सकता है अगले कुछ घंटों में, अगले कुछ दिनों में ये कहा जाए कि हमारे हस्ताक्षर है पेपर्स पर, हमने उद्धव ठाकरे गुट को छोड़ दिया है, हमने बगावत कर दी है। लेकिन ऐसा असल में कुछ नहीं होने वाला है। अमलेंदु जी, क्या यही इसके मायने हैं? हाँ बिल्कुल अंशिता, आप ठीक कह रही हैं। ये जो सब किया जा रहा है, हालांकि आज अरविंद सावंत और अनिल देसाई और संजय राउत, ये तीनों सांसद हैं शिवसेना यूपी के, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि जिसको जाना है वो जाए, हम किसी को नहीं रोक रहे हैं, लेकिन जिसको भी जाना है वो इस्तीफा देकर जाए, चुनाव फिर लड़कर आए। अब हमारे टिकट पर चुनाव लड़कर आए हैं, लेकिन कोई जाने वाला हो तब तो मालूम पड़ेगी कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। अभी तक जो है ये कहा जा रहा था कि नहीं, हालांकि इस बीच सूचना ये है कि कल जो है वो शिवसेना यूवीटी ने अपने सांसदों की दिल्ली में बैठक बुलाई है, स्पेशल बैठक बुलाई है, आपातकालीन बैठक बुलाई है। तो उसमें देखा जाएगा कि कितने सांसद पहुंचते हैं और कितने सांसद नहीं पहुंचते हैं, इसलिए 24 घंटे का समय भी दिया गया है। कल वो बैठक बुलाई गई है ताकि किसी को कोई बहाना ना रह सके और शायद ये संदेश दिया जाएगा कि हमारे सभी सांसद एकजुट हैं। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई जा रहा है तो जैसा कि संजय राउत कहना है कि भाई जिसको जाना है वो जाओ, लेकिन इस्तीफा देकर जाओ, हम किसी को नहीं रोकेंगे, ये जो है कहा। तो आज हम सुन सकते हैं कि क्या कहा संजय राउत ने आज अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। बहुत लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसमें ज़्यादातर वो मराठी में बोले हैं, लेकिन हिंदी में जो बोले हैं वो थोड़ा सा 1 मिनट का हम उनको सुन सकते हैं। बिल्कुल, हमें संजय राउत को सुनते हैं, हम उस पर चर्चा भी लगातार हम कर ही रहे हैं कि संजय राउत का, हालांकि ये पहला बयान नहीं होने वाला है अमलेंदु जी, इससे पहले भी संजय राउत बार बार आकर ये बोल चुके हैं कि किसी तरह की कोई टूट नहीं होने वाली है। और उन्हीं का बयान पिछले दिनों चर्चा में रहा था जिसमें उन्होंने कहा था ऑपरेशन टाइगर नहीं हो रहा है बल्कि हमारी तरफ से ऑपरेशन बुल जरूर किया जाएगा। तो ये लगातार वो सुर्खियों में बने हुए हैं। और संजय राउत का बयान उस दिन भी आया था जब उद्धव ठाकरे ने अपने आवास पर एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी सांसदों को शामिल होना था और उसमें 4 वहां पर मौजूद रहे थे। इसके अलावा जो 5 है वो ऑनलाइन उस मीटिंग में जुड़े थे और उसके उन्होंने बाकायदा रीजन दिए थे कि वो क्यों ऑनलाइन इस मीटिंग में जुड़ रहे हैं। और इसके बाद अब एक बार फिर ये मुलाकात होने वाली है, यानी ये बैठक होने वाली है। पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि किसी तरह की टूट है, इसको इस तरह से लिया जाए, ऐसा कहा जा रहा है उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से या संजय राउत की तरफ से कि ये सिर्फ इसलिए लिया जाए कि हम एकजुट हैं, यानी एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देखा जा रहा है कि आप जो तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो यहां पर आप विफल ही नजर आ रहे हैं। फिलहाल हम सुनते हैं संजय राउत को कि क्या कुछ कहा उन्होंने। नाही, आता तुम्ही जरा अरविंद सावंत काय म्हणताय किंवा अनिल देसाई काय म्हणतात ते समजून घ्या। खरं म्हणजे राजाभाऊ वाजेंचं खास कौतुक आणि अभिनंदन केलं पाहिजे। ते पहिल्या दिवसापासून एकच सांगतायत की मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या बरोबरच आहे। आता ते ट्रेनमधनं उतरले राजधानी एक्सप्रेसमधून, मीडिया त्यांच्या कंपार्टमेंटमध्ये घुसला, तिथे त्यांचं तेच वाक्य होतं, याला आम्ही निष्ठा म्हणतो, श्रद्धा म्हणतो। अहो
खासदार का आमदार का एकादाणे जातात. आज आम्ही खासदार आहात, उद्या नसू, पण या पक्षाने आम्हाला आतापर्यंत जे दिलेलं आहे ते आम्हाला विसरता येणार नाही. बाळासाहेब ठाकरेंनी आम्हाला मुलासारखं वाढवलं सगळ्यांना. उद्धव ठाकरेंनी आमच्यावरती सातत्यानं भावासारखं प्रेम केलं. हे साले भोसडीचे लोक कोण जात आहेत हे नाही, डोंट कट, हे कट मत करना. तो अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे और जैसा कि हम बता चुके हैं कि उनका बयान जो था पूरा मराठी में था, इसलिए हम उसका हिंदी अनुवाद यहाँ लगातार कर ही रहे हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि संजय राउत क्या कहना चाह रहे हैं. और बड़ी बात यहाँ पर देखने वाली है कि इस फ्रेम को देखकर ही बताया जा सकता है कि 3 सांसद तो इस फ्रेम में ही दिखाई दे रहे हैं. इसके अलावा 2 सांसदों की तरफ से मैसेज भी आ गया है. राजा भाऊ बाजे हैं, उनका भी बाकायदा बयान आ गया है कि वो भी किसी तरह की टूट में शामिल नहीं है, यानी वो शिंदे गुट की तरफ नहीं जा रहे हैं. तो अपने आप में ये शक्ति प्रदर्शन हो ही गया है. यानी बीजेपी का जो ऑपरेशन लोटस है, जिसे इस बार ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है, क्योंकि इसका मुख्य चेहरा इस बार शिंदे को बनाया जा रहा है. ये भी कमाल है. देखिए लगातार आप देखिए, पहले बीजेपी खुद से करती थी, अब हर जगह खुद को पीछे रख रही है. ये भी गौर करने वाली बात है. ये बिल्कुल गौर करने वाली बात है कि अब जो है वो सीधे सीधे भर्ती नहीं कर रही है बीजेपी में, क्योंकि अभी अपने जो सहयोगी हैं उनको भी इस खेल में शामिल कर रही है. अब इधर शिंदे कर रहे हैं, उधर सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष दस्तेदार कर रही हैं. सीधे बीजेपी में शामिल नहीं हो रहे हैं. वहाँ एक नई पार्टी निकाल ली है, एनसीपीआई, जिसको 822 वोट मिले थे, उसको निकाल लिया. नाम भी नहीं सुना. हाँ, उससे पहले नाम एक तरह से एनसीपीआई को फायदा हो गया है इस खबर से. हाँ बिल्कुल, लोग जानने लग गए उसको कि कोई एनसीपीआई भी है. तो इस तरीके से अभी कितनी नई पार्टियां इस तरह की निकल आएंगी, कहानी आ सकता है. बीजेपी ने टीएमसी के सांसदों को फायदा किया है एनसीपीआई को. अब ये पता नहीं किसको फायदा किया, ये तो मालूम पड़ेगा बाद में फायदा. लेकिन फायदा बीजेपी ये लेना चाहती है कि उसका डिलिमिटेशन का बिल जो है वो इस समय लोकसभा के मानसून सत्र में, इसके संसद के मानसून सत्र में पास हुआ है. लेकिन अंशिता, ये जो नासिक से शिवसेना के सांसद हैं राजा भाऊ वाजे, ये दिल्ली जब जा रहे थे उस ट्रेन में ही इनसे पूछा गया और वो उनकी बाइट आई है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो मौजूद हैं. लेकिन जो उन्होंने ट्रेन में कहा वो महत्वपूर्ण, उसको हम सुन सकते हैं कि क्या कहना है. ये बैठे हुए हैं वाजे साहब जो हैं, इसको हम लोग सुन सकते हैं. वाजे क्या कह रहे हैं कि वो उद्धव ठाकरे को छोड़कर कहीं नहीं जा रहे. तो मीडिया जो खबरें चला रहा था जिनको लेकर, उनमें से एक तो यहीं बैठे हुए हैं और दूसरे जो हिंगोली में वो कह रहे हैं कि भाई मैं यहाँ हिंगोली में हूँ, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, तो ये मेरे फर्जी दस्तखत कर सकते हैं अगर ये खबरें चलाई जा रही हैं. लेकिन मीडिया ने, अंशिता देखिए, लगातार किस तरीके से खबरें चलाई पश्चिम बंगाल को लेकर, और उसमें सब वो प्रतिमा मंडल जो उनका नाम आ गया, शत्रुघ्न सिन्हा का नाम भी आ गया. लेकिन जब उन दोनों की तरफ से ये आ गया कि हमारे फर्जी दस्तखत हम नहीं हैं इसमें, तभी वो लिस्ट भी बदल गई. अब वो 17 सांसद तो जाकर मिले हैं ओम बिरला साहब से, लेकिन वो 20 की लिस्ट जो है, उस 20 की लिस्ट में 3 कौन से गायब है ये पता ही नहीं चल रहा है. तो उस लिस्ट के ऊपर भी संशय बना हुआ है. तो यहाँ भी इसी तरीके का संशय. तो वाजे जो क्या कह रहे हैं वो हम लोग सुन सकते हैं. जी बिल्कुल. पहले हमें राजा भाऊ वाजे को सुनना चाहिए. ये सांसद हैं महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट से, और इनकी तरफ से स्पष्टीकरण आ चुका है कि जो भी खबरें मेरे खिलाफ चलाई जा रही हैं वो सरासर गलत है. एक बार हम सुनते हैं, क्योंकि ये भी अपने आप में जो फ्रेम अभी हम देख रहे हैं स्क्रीन पर, जो देखा जा सकता है, इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि संजय राउत हैं, अनिल देसाई हैं, अरविंद सावंत हैं और चौथे राजा भाऊ बाजे भी हैं. लेकिन फिर भी उनके खिलाफ इस तरह की खबरें चलाई जा रही हैं. तो अपने आप में उनका ये बयान बहुत अहम है. उनकी तरफ से आगे आकर ये बता देना कि जो भी खबरें हैं वो गलत है, ये सुनना बहुत जरूरी है. तो हम चाहेंगे कि उससे अब उनके उस बयान को भी सुनाया जाए कि क्या कुछ कहा उन्होंने. दिल्ली आने का बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे गुट के तमाम जो सांसद हैं, 7 सांसद जो हैं, वो एक नाथ शिंदे के साथ जाने वाले हैं. तो क्या भी आप उन 7 में से एक हैं? मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए. मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है. मैं किसके साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं. क्या एक नाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एक नाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है. मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं. आपको कॉल आया था? नहीं, किसी का नहीं है. शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं. लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता है तो इसके पहले कर चुके होते. लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है. मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूंगा और रहने वाला. 2 दिन पहले जो है उद्धव जी ने आपातकालीन बैठक बुलाई थी. कुछ लोग पहुंचे, कुछ नहीं पहुंचे. उसी दिन ये साफ हो गया था कि कुछ लोग संपर्क में हैं. उद्धव जी ने उस बैठक में बोला क्या था?
नहीं, कुछ नहीं। वैसे तो 4 फिजिकली वो बैठक में थे और 5 लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा उद्धव जी से बात की थी। एक सवाल ये भी है ना सर कि क्या ये जो सांसद जो टूट करके जाने की जिनकी चर्चा भी हो रही है, ये इनके पास इनफ नंबर्स हैं? क्योंकि अभी अरविंद सावंत जी जो हैं वो विप भी उन्होंने जारी कर दिया है, पार्टी की बैठक भी बुलाई है, तो आप उसमें भी शामिल होंगे, तो क्या मुझे कुछ मालूम नहीं अभी तक। अभी आप देख रहे हैं कि आप मेरे से बात कर रहे हैं, तो आप ट्रेन में ही कर रहे हैं। मैं अभी तक ट्रेन से उतरा भी नहीं हूँ। हाँ। अभी मुझे क्या मालूम है, नेटवर्क तो नहीं है ट्रेन में। इसकी गारंटी आप दे रहे हैं कि आप एकनाथ शिंदे के साथ नहीं जाएंगे? मैं पहले बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं पहले दिन से उद्धव जी के साथ हूँ, कल भी रहूंगा, बस। तो एकनाथ शिंदे जी ने संपर्क नहीं किया आपसे? मेरे से संपर्क किसी का नहीं हुआ है। अच्छा, बाकी सारे लोग तो के ऊपर क्लेम है कि उनका संपर्क हुआ, आपको क्यों छोड़ दिया उन्होंने? मुझे क्या मालूम, उनको पूछना चाहिए। आप उनसे जाके पूछ लो ना। अगर कॉल आएगा तो आप जाएंगे, बात करेंगे? नहीं, बात करने की अभी ये हालत में बात करने की क्या जरूरत है? अभी मैं तो साहब के साथ हूँ, तो मैं उनके साथ रहूंगा। संजय राउत क्लेम कर रहे हैं 15 करोड़ जो है वो ऑफर किए गए, आपको कितने करोड़ का ऑफर आया था? मैं आपको वही बोल रहा हूँ कि मेरे से कोई बात ही नहीं हुई, तो 15 करोड़ कहाँ गए उधर? हाँ। मेरे से बात ही नहीं हुई है। जो लोग छोड़ करके जाने की इच्छा रख रहे हैं या जाने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ। उद्धव जी उनसे बात करेंगे, अगर कुछ कहना है तो वो कहेंगे, मैं क्या करूँ? क्या पार्टी में नाराजगी थी? नहीं, मैं तो नाराज नहीं हूँ। मैं तो अभी यहाँ हूँ और उनके साथ ही रहूंगा। बिल्कुल, अभी हम राजा भाऊ वाजे को सुन रहे थे। साफ तौर पर उन्होंने इनकार कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर उद्धव ठाकरे का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। पहले भी उनके साथ थे, पहले दिन से उनके साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी उनके साथ ही रहने वाले हैं। हम सुन रहे थे किस तरह से जो रिपोर्टर थे उन्होंने बार बार उनसे सवाल किया कि आपको कितने करोड़ का ऑफर आया है, आप क्या जाकर शिंदे से मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन वो सरासर उनकी बात को गलत साबित करते रहे और कहते रहे जब मेरी कोई बात ही नहीं हुई तो करोड़ों का ऑफर आने की तो बात ही नहीं पैदा होती। तो इस तरह से उन्होंने बता दी और यहाँ पर उस बात पर भी उन्होंने मोहर लगा दी कि उद्धव ठाकरे के आवास पर जो बैठक हुई थी उसमें 4 लोग मौजूद थे और 5 लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। यहाँ पर एक सांसद के तरफ से ही इस बात की खबर की पुष्टि हो जाती है। तो अपने आप में ये साफ है कि उद्धव ठाकरे ने अपनी जो पकड़ है उसे पहले से ज्यादा मजबूत कर रखा है और उसको हम यही मानेंगे कि वो अलर्ट है कि बीजेपी ऐसा कोई खेल करेगी और उसके लिए उनको क्या सावधानियां बरतनी है ये देखने को मिल रहा है। अमलेंदु जी, बिल्कुल बिल्कुल सावधानी पूरी बरते हुए हैं। एक तरीके से अंशतः कहा जाए कि उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत बनाई हुई है और जो नाराज़गी की बात की जा रही थी वो कोई नाराज़गी नहीं है। और नाराज़गी होती किस लिए है जी? भाई सरकार में जब नहीं है तो नाराज़गी क्यों होगी? बिल्कुल, है ना। अभी कोई ऐसा कारण नहीं, सरकार में होती तब नाराज़गी होती है कि साहब हमको मंत्री नहीं बनाया, कि हमारे कोई काम नहीं किए, नाराज़गियाँ तब होती हैं। तो उस तरीके की नाराज़गी होगी तो बीजेपी के अंदर नाराज़गी होगी, नाराज़गी होगी तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में नाराज़गी होगी लोगों को। उद्धव ठाकरे के नाराज़गी का क्या सवाल है? तो ये नाराज़गी नहीं, ये एक तरीके से जो पोर्ट्रेट किया जाता है तो उसी तरीके से पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जा रही है। साहब आप टूट गई, जिस तरीके से टीएमसी टूट गई है उसी तरीके से अब शिवसेना यूबीटी भी फिर से टूटेगी। अरे पहले ही टूट चुके हैं तब टूटा हुआ और क्या टूटेगा? तो लेकिन बीजेपी अपने काम पे लगी हुई है, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो। जैसा कि हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि उनका लक्ष्य जो यही है कि किसी भी तरीके से संसद के मानसून सत्र में डिलिमिटेशन का बिल पास कर लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से पत्र जो था वो टीएमसी की तरफ से अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा स्पीकर को लिखा और कहा कि आप जो है संविधान की रक्षा कीजिए और इनको मान्यता ना दीजिए, ये जो 2/3 कहकर आ रहे हैं और जो 10वीं अनुसूची है उसमें स्पष्ट है बिल्कुल एकदम कि ये इस तरीके से कोई टूट नहीं हो सकती या कोई विलय नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से अरविंद सावंत ने भी पत्र लिख दिया है ओम बिरला को। अब अभिषेक बनर्जी के पत्र लिखने का नतीजा ये हुआ कि ये जो गए थे 17 या 20 जो भी समझ लीजिए सशरी 17 उपस्थित थे और कहा जा रहा है कि 20 के दस्तखत हैं। अगर 20 के दस्तखत भी हैं उस पर ओम बिरला अभी तक कोई फैसला इसीलिए नहीं ले पाए हैं क्योंकि पहले से अभिषेक बनर्जी का पत्र वहाँ लगा हुआ है। अब ये कानूनी बाध्यता हो गई है कि आप पहले अभिषेक बनर्जी के पत्र का निस्तारण कीजिए, उसके बाद कीजिए। इसी तरीके से यहाँ अरविंद सावंत का पत्र लगा हुआ है, तो अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो पहले अरविंद सावंत के पत्र पर उनको निर्णय लेना पड़ेगा, उसके बाद कुछ होगा। अभी तो टीएमसी का मामला ही सुलझ जाए। या आज 17 जून हो गई आज और जुलाई में सत्र होगा, अभी उसकी सूचना आ जाएगी कब से होना है। तो ये मतलब समय भी बीजेपी के पास कम है, तो बीजेपी चाहती है कि 1 महीने के अंदर तोड़ फोड़ जो कुछ करनी है, हाँ 15 दिन, मतलब 15 दिन के अंदर ये सारी तोड़ फोड़ करके वो 362 का आंकड़ा जो है वो अपने पक्ष में कर ले।
जो 2/3 के लिए 362 चाहिए, तो ये उसी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें दिक्कतें इनको बहुत ज़्यादा आ रही हैं। हम लोग अरविंद सावंत को सुन लेते हैं। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा कि उन्होंने पत्र लिखकर ओम बिरला को भेज दिया, और पत्र में क्या लिखा है उन्होंने, ये अरविंद सावंत से जी बिल्कुल, हम अरविंद सावंत को सुनेंगे। लेकिन अमलेंदु जी, यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि जितनी तेजी से बीजेपी चल रही है उससे एक कदम आगे अब विपक्ष दिखाई दे रहा है, और टीएमसी में जो भी खेल किया बीजेपी ने उससे सीख ले ली है पहले ही उद्धव ठाकरे गुट ने, और इसीलिए अरविंद सावंत ने पहले ही पत्र भेज दिया है। तो हम पहले अरविंद सावंत को सुन लेते हैं, इस पर हम और लगातार चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों तक पूरी जानकारी पहुंचाएंगे कि आखिर महाराष्ट्र में चल क्या रहा है। पहले हम अरविंद सावंत को सुनेंगे। और उसके तहत हमने आदरणीय ओम बिरला जी से पूरे संविधान की रक्षा करने के बारे में तो वो उस चिट्ठी में लिखा है, कोई भी आएगा कुछ भी कहेगा तो नहीं चलेगा। पार्टी पार्टी है, कोई सांसद मतलब पार्टी नहीं, कोई विधायक मतलब पार्टी नहीं। पार्टी सांसद विधायक उसके बावजूद भी पार्टी के केडर से बनती है, और वो पार्टी के सर आज जो कुछ है, हमने अब तक किसी का हमें फोन नहीं है, न किसी ने कहा है कि हम जा रहे हैं, ना किसी ने ऐसी खबर दी। इसलिए कल अभी जैसे आदरणीय राउत साहब ने कहा कि कल हमने पार्टी की मीटिंग रखी है, तो हमने उसका भी जारी कर दिया। बिल्कुल, अभी हम सुन रहे थे अरविंद सावंत को, और उन्होंने बताया कि वो पहले ही पत्र लिखकर दे चुके हैं, यानी किसी भी तरह की कोई चूक इस बार होती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और जैसा कि हम अभी चर्चा कर ही रहे थे इस बाइट को सुनाने से पहले कि टीएमसी के साथ जो खेल करने की कोशिश की और वहां पर जिस तरह से अभिषेक बनर्जी ने या ममता बनर्जी ने इस मामले को संभाला, उससे पहले ही सीख ले ली है एक तरह से उद्धव ठाकरे गुट ने, और पहले ही जाकर उन्होंने भी एक पत्र पहुंचा दिया ताकि ऐसी कोई संभावना, ऐसे कोई हालात पैदा हो तो उससे पहले ही वो लोग बच जाएं। तो ये हालात यहाँ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल रिश्ता, ये हालत दिखाई दे रहे हैं। और ये एक तरह से कहा जाए कि जो अगर कोई टूट की खबरें हैं भी, तो प्रेशर बनाने का भी काम जो है शिवसेना यूपीटी की तरफ से किया जा रहा है। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही संजय राउत ने जो है, जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि साहब वो गद्दार हैं, जो जाना चाहते हैं, तो उन गद्दारों को लेकर उन्होंने बहुत तीखा हमला जो है वो बोला। हालांकि ये सब मीडिया का पोर्ट्रेट किया हुआ है, उनका ये भी कहना है, लेकिन मीडिया के पोर्ट्रेट के साथ साथ उन्होंने बहुत तगड़ा हमला बोला, उनको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन इस बीच जयराम रमेश जो हैं, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। उसमें ट्वीट में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जो है वो काफ़ी जिम्मेदार ठहराया है। और अमित शाह के लिए क्या उन्होंने कहा है, ये आप बताइए अपने ट्वीट में क्या कहा, फिर हम लोग संजय राउत को भी सुनेंगे कि उन्होंने किस तरीके से जो जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बागी हैं, उनके लिए क्या कहा है। तो यह क्या बिल्कुल, तो पहले यहाँ पर जयराम रमेश का चाहूंगी मैं कि ट्वीट स्क्रीन पर आए और हम बताएं कि उन्होंने अमित शाह पर निशाना किस मुद्दे पर साधा है। साथ ही उन्होंने जो ये टीएमसी हो या महाराष्ट्र में जो भी बीजेपी खेल कर रही है उस पर भी निशाना साधा है, उन सांसदों पर जो बगावत कर रहे हैं। उन्होंने लिखा, केंद्रीय गृह मंत्री विपक्ष पर लगातार हमले कर रहे हैं और भारतीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वो ये सब 17 अप्रैल 2026 को लोकसभा में हुई अपनी बेइज्जती की भरपाई के लिए कर रहे हैं, जब वो परिसीमन विधेयकों को पास नहीं करवा पाए थे। उनके प्रलोभन ऐसे कई लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जो सिर्फ 2 साल पहले मजबूत भाजपा विरोधी एजेंडे पर चुने गए थे और अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्हें दिए जा रहे लालच चौंकाने वाले हैं। गृह मंत्री पूरी तरह संकीर्ण और कुटिल अभियान चला रहे हैं। ये अभियान तमाम तरह के संसाधनों से सुसज्जित है और म्यूचुअल फंड उद्योग की तरह व्यक्तिगत जरूरतों के हिसाब से अलग अलग योजनाएं और उत्पाद पेश करता है। उनके नैतिक पतन की कोई सीमा नहीं है, लेकिन वो अपने अंतिम उद्देश्य में सफल नहीं होंगे। यानी साफ साफ उन्होंने कह दिया है कि बीजेपी की तरफ से लालच जरूर दिया जा रहा है, लेकिन आप इस लालच को लेकर ज्यादा मतलब विश्वास ना करें बीजेपी पर, क्योंकि बीजेपी ने अभी कुछ योजनाएं बताई हैं, कुछ लालच आपको दिए हैं, लेकिन वो उसमें वादा खिलाफी भी कर जाती है। ये भी उन्होंने कहा नहीं है, लेकिन उनका कहने का मतलब यही। और इसके साथ उन्होंने एक तरह से अल्टीमेटम भी दे दिया है कि ये सब नहीं होने जा रहा है जो भी आप सोच रहे हैं। आप आखिर में, यानी बीजेपी को उन्होंने बता दिया है, गृह मंत्री को उन्होंने बता दिया है कि आपके सपने चकनाचूर होने वाले हैं, ये तय माना जा रहा है। तो जयराम रमेश का ट्वीट इस समय आना बहुत अहम है और इससे ये भी पता चलता है कि इंडिया गठबंधन एकजुट है। यानी जो कुछ भी चल रहा है उस पर कांग्रेस पूरी नजर बनाए हुए और कांग्रेस इंडिया गठबंधन को मजबूती से एक साथ लेते हुए चल रही है।
और जिस पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं अमलेंदु जी कि ये सब कुछ सिर्फ डिलिमिटेशन वाले जो विधेयक है उसको पास कराने के लिए हो रहा है, जिसमें बीजेपी एक बार फेल हो चुकी है और इसीलिए वो अब तोड़फोड़ में लग गई है, लेकिन इसमें भी उसको सफलता नहीं मिल रही है और इसीलिए एक बार फिर इस पर चर्चा हो रही है कि किस तरह से बीजेपी तोड़फोड़ करने में लगी हुई है। फिलहाल हम जैसे कि बात कर रहे थे कि एक बार हम संजय राउत को सुन लेते हैं कि जो उन पर आरोप लग रहे हैं कि वो जाने वाले हैं, इसके अलावा जो इस तरह से ऑपरेशन लोटस या कहें ऑपरेशन टाइगर फेल हुआ है उसको लेकर उन्होंने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसकी बात हम लगातार कर रहे हैं उसमें एक तरह से शक्ति प्रदर्शन तो किया ही, क्योंकि इसी फ्रेम में 4 सांसद दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ उन्होंने उन तमाम लोगों को सुना भी दिया खरा खोटा जिन्होंने इससे पहले बगावत की थी और जो अभी भी अगर कोई ऐसा सोच रहा है बगावत करने का तो उनको भी खरी खोटी सुनाइए। सुनिए संजय राउत को। तो है सब लोग हैं हमारी पार्टी के सांसद हैं जिनके लिए हमने हमारा सबका उद्धव जी ने कार्यकर्ताओं का खून पसीना बहा है, उनको टिकट दिया, उनको पैसा भी दिया चुनाव लड़ने के लिए जितने हमारी औकात थी, हाँ वो भी दिया, मेहनत किया, सब कुछ किया और फिर भी अगर उस बारे में उनके बारे में इस प्रकार की खबरें आती है तो वे लोगों ने उनका खंडन करना चाहिए। और मैं फिर एक बात कहता हूं, अब उनको नहीं छोड़ेंगे। अगर कोई है उसमें से ऐसा कोई करता है तो अब महाराष्ट्र की जनता एक बार चुप है, अब जनता चुप नहीं बैठी, मैं आपको बता रहा हूं। हाँ चलो ये क्या तमाशा बना के रखा है क्या आप लोगों ने? इस्तीफा दे दो, अगर जिसको जाना है वो इस्तीफा दे दो। हमारे पार्टी के टिकट पर आप चुनकर आए हो ना, हमारे वोटर्स ने आपको चुनकर दिया है। आप कौन है? कोई 3 चुनाव हार गए थे उनको एमपी बनाया, कोई कहां भाग गया था घर में बैठा था उसको एमपी बनाया, किसी का पता नहीं उसको। तो हमने एक लीगल बैटल अभी से शुरू किया है, हमारा व्यूप जारी है। अरविंद सावंत जी ने और अनिल देसाई जी ने व्यूप जारी किया है। कल हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग है दल की 11 बजे। ओम बिरला जी को भी हमारे अरविंद सावंत जी ने लेटर लिखा है, वो भी आप समझ लीजिए। और हम अब दिल्ली में ही हैं और दिल्ली में रहेंगे। अरविंद जी आप जरा बताइए। पहली बात तो अभी हम संजय राउत को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि इस तरह की जो खबरें फैला रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो भी है। और उसके साथ ही उन्होंने बता दिया कि अनिल देसाई की तरफ से व्हिप जारी किया गया है, अरविंद सावंत की तरफ से ओम बिरला को पत्र लिखा गया, यानी एक तरह से उन्होंने ये भी बता दिया कि काम भी यहाँ पर बांटे गए, यानी सब सक्रिय हैं और अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। और इससे ये पता चलता है कि उद्धव ठाकरे गुट में किसी भी तरह की टूट फूट जैसी स्थिति नहीं बन रही है। अमलेंदु जी। हाँ फिलहाल तो नहीं बन रही है, कल क्या होगा ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन जो तैयारियां हैं वो तैयारियां चाक चौबंद उद्धव ठाकरे ने अपनी कर ली हैं। लेकिन बीजेपी भी अपने काम पर लगी हुई है, जो कि लगातार जिस तरीके के बयान आ रहे हैं बीजेपी के मंत्रियों के, नेताओं के, शिवसेना शिंदे गुट के, तो उससे ये लगता है कि तैयारियां तो वो कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो तैयारियां जो चाहते हैं उसमें वो कामयाब नहीं हो पाए हैं, ये अभी देखने में आ रहा है। तो अब साफ तौर पर समझा जा सकता है कि क्या परिस्थितियां इस समय बन रही हैं। लेकिन ये जो ऑपरेशन टाइगर इसको नाम दिया गया वहाँ, उसको लेकर नाना पटोले जो हैं वहाँ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और विधायक भी हैं कांग्रेस के जी, वो कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ये ऑपरेशन गीदड़ है जी। तो ये ऑपरेशन गीदड़ जो ये क्यों है ऑपरेशन गीदड़ है, हम लोग सुन सकते हैं नाना पटोले इसको ऑपरेशन गीदड़ क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल, इस समय जब बीजेपी पहले बंगाल में फिर महाराष्ट्र में तोड़फोड़ करने की कोशिश कर रही है और खासकर महाराष्ट्र के लिए नया नाम दिया गया और ऑपरेशन टाइगर, जिसकी चर्चा लगातार चल रही है कि आखिर इसको ऑपरेशन टाइगर क्यों कहा गया है। अब उस ऑपरेशन टाइगर को एक नया नाम दे दिया गया है नाना पटोले की तरफ से। तो पहले सुनेंगे नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, फिर इस पर आगे चर्चा करते हैं। ये ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ है। सत्ता की भूख, उसकी एक मर्यादा होती है, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनका अलायंस ये वो भूख के भी ऊपर चले गए। इसको अब वोमिटिंग आने का समय आ गया है। राजनीति में और विशेष करके हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था जो है, लोग पार्टी को वोट करते हैं। यहाँ तो दूसरे पार्टी के चुने हुए लोगों को अपने कब्जे में लेके अपनी ताकत, सत्ता की
जो मस्ती है वो दिखाने का काम किया जा रहा है, और इसलिए मैं इसको ऑपरेशन टाइगर नहीं कहता, इसको ऑपरेशन गिदड़ कहता हूँ। संजय राउत ने आरोप लगाया कि एक एमपी की कीमत 50 करोड़ रुपए तय की गई है। उससे भी ज्यादा दे सकते हैं, क्योंकि इन लोगों ने देश को लूटा है। जैसे अंग्रेज ने लूटा था वैसे ये लोग लूट रहे हैं। तो मोदी और उनके जो देश खरीदने वाले जो लोग हैं जिनको बेचा जा रहा है, उनके पास पैसा इतना हो गया है कि वो 50 नहीं उससे भी ज्यादा खरीद सकते हैं। लेकिन ये लोकतांत्रिक व्यवस्था का हत्या करने का काम ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, उनका अलायंस कर रहा है, उसका हम निषेध करते हैं। शिवसेना यूबीटी के तौर से एक आधिकारिक पत्र भी लोकसभा स्पीकर को दिया गया, उसमें कहेंगे खाली यूबीटी जो अभी प्रेजेंट में है उसे ही पार्टी माना जाए। देखो, अब स्पीकर की भूमिका क्या है वो आपने देखा ही है, तो इसलिए स्पीकर से मैं बहुत उम्मीद लोकसभा के नहीं कर सकता, क्योंकि जो मोदी अमित शाह बताएंगे उतना ही स्पीकर करते हैं। स्पीकर की स्वायत्ता भी खत्म कर दी है पार्लियामेंट में, वो तो पूरा देश जानता है। तो इसलिए स्पीकर को जो आदेश आएगा मोदी जी का और अमित शाह जी का, उसके आधार पर वो डिसीजन लेंगे। ऑपरेशन सुन रहे थे अभी हम नाना पटोले को, और इनकी तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि बीजेपी में वही होता है जो मोदी और अमित शाह चाहते हैं, स्पीकर भी वही करेंगे जो मोदी और अमित शाह चाहते हैं। इनके पास पैसा भी बहुत है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि जिन लोगों को इस बार तोड़ने की कोशिश की जा रही है महाराष्ट्र में, उसमें इस बार सफलता नहीं मिलेगी। और एक बार फिर उन्होंने एक तरह से इशारों में मित्रों को लेकर जो कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि कुछ मित्रों के लिए ही काम करती है मोदी सरकार, उन पर भी निशाना साधा है कि वो लोग ही फंडिंग करते हैं और उन्हीं के सहारे से बीजेपी तोड़फोड़ करती है। लेकिन अब वो सब भी नहीं हो पाएगा, और ये सब जो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लगातार इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते रहे हैं, और एक बार फिर उन आरोपों को पर क्या कहते हैं तेजी आ गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन टाइगर नहीं, ऑपरेशन गीदड़ चल रहा है, और वो ऑपरेशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, हाँ, वो ऑपरेशन फेल होता हुआ फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, और बाकी आगे क्या होगा। लेकिन इसको लेकर चिंताएं अंशतः काफ़ी ज़्यादा व्यक्त की जा रही हैं कि जिस तरीके से ये सब किया जा रहा है। आरजेडी के सांसद मनोज झा वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई ये जो है जिस तरीके से करोड़ों देशवासी जो चिंतित हैं इस सब घटनाक्रम को लेकर, हम भी उसी तरीके से चिंतित हैं कि ये सब देश के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि एक सांसद जो है वो एक सिंबल पर चुनकर आया है, और एक वैचारिकी है जो उस समय सत्ता में जो समय लोग थे जो 400 पार करना चाहते थे, चूँकि वो 400 पार करना चूक गए और 400 पार नहीं कर पाए, तो अब वो इस तरीके से 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। बिल्कुल। और अब ये साफ समझ में आ रहा है कि अगर उस समय 400 पार हो गया होता तो वास्तव में ये संविधान को बदल देते जो उनका मकसद था। तो राहुल गांधी इस मामले में बिल्कुल सही साबित हुए कि ये 400 पार का नारा जो है संविधान बदलने के लिए, और ये 400 पार का नारा बीजेपी की उसमें गले की मुसीबत बन गया था। अब ये जिस तरीके से डिलिमिटेशन कराना चाहते हैं और उसके लिए ये तोड़फोड़ कर रहे हैं सब, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंताएं हैं कि 400 पार नहीं हो पाए तो हम तोड़फोड़ करके इस तरीके से कर लेंगे। सॉरी, माफ़ कीजिएगा। जिस तरीके से नाना पटोले कह रहे हैं कि भाई इनके पास पैसा इतना आ गया, और राहुल गांधी भी कहते रहते हैं कि जो इनके राष्ट्रीय सेठ हैं वह बीजेपी का इकोसिस्टम है पूरा पैसे को चैनलाइज करने का, तो बीजेपी का ही वो पैसा है। राहुल गांधी का ये आरोप, हम नहीं जानते सही है या गलत है, बीजेपी इसका जवाब दे, राहुल गांधी का आरोप होगा। लेकिन अब ये साफ समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से ये खरीद फरोख्त हो रही है, खरीद फरोख्त ही है बिल्कुल। तो इसको लेकर मनोज झा क्या कहना है वो भी हम लोग सुन सकते हैं। लेकिन ये चिंताएं देश के अंदर बढ़ती जा रही हैं कि इसका मतलब लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। फिर चुनाव का मतलब क्या है? चुनाव कराना ही बंद करो फिर। बिल्कुल, और विपक्ष इसके लिए बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि टूट फूट टीएमसी के अंदर की जा रही है, टूट फूट महाराष्ट्र में उद्धव गुट के अंदर की जा रही है। लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं आरजेडी की तरफ से आ रही हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं कांग्रेस की तरफ से आ रही हैं। ये बता रहा है कि पूरा विपक्ष बीजेपी जो कुछ भी कर रही है उसके खिलाफ यहां पर दिखाई दे रहा है। तो हम यहां मनोज झा को सुन लेते हैं, पहले क्या कुछ कहा उन्होंने। नहीं, मैं अचंभित नहीं हूं, आश्चर्यचकित भी नहीं हूं। मैं करोड़ों भारतवासियों की तरह चिंतित हूं, क्योंकि ये सांसद चुने गए थे एक सिंबल पे, एक वैचारिकी पे, जो वैचारिकी तत्कालीन जो फॉर्मेशन था, जो सत्ता में 400 पार करने की कोशिश कर रहा था, उसके खिलाफ का वोट था। अगर आप इस तरह से लोकतंत्र के लिए गला घोंटू योजना, चाहे साम दाम दंड सबके इस्तेमाल से, तो जाहिर तौर पर मैं कह रहा हूं, आज भले मीडिया के साथी, हमारे बीजेपी के साथी एक दूसरे को बधाई दे रहे हों,
कल को ये उनके साथ भी होगा, क्योंकि परिवर्तन का चक्र ऐसा नहीं है कि परमानेंट हो जाता, वो घूमता रहता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों अगर आपके साथ भी यही व्यवहार हो, कैसा लगेगा आपको? हमें तब भी बुरा लगेगा, लेकिन हम आपसे ये कहेंगे कि इस अंजाम तक पहुंचाने में भाजपा का सबसे बड़ा हाथ है। उन्होंने लोकतंत्र को लहूलुहान करके रख दिया। ये भी नहीं कह सकता हूं आईसीयू पे, वेंटिलेटर पे। तो मनोज झा को अभी हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, और उन्होंने वही बात की है जिस बारे में हम उनकी बाइट आने से जस्ट पहले बात कर रहे थे कि पूरा विपक्ष चिंतित है जो भी बीजेपी पूरे देश में कर रही है इस तोड़फोड़ के लिए और इस लोकतंत्र की हत्या के लिए। और मनोज झा ने अपने जो बात कर रहे थे उसकी शुरुआत इसी से की, मैं बहुत ज्यादा चिंतित हूं। तो ये बताता है कि इंडिया गठबंधन पूरा एकजुट है और ये अब बीजेपी के लिए चिंता की बात होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी की चिंता की बात होने वाली है। और मनोज झा तो साफ कह रहे हैं कि भाई जो आप आज कर रहे हैं कल ही आपके साथ भी होगा। बिल्कुल, कल आप जब नहीं होंगे, क्योंकि आपने एक रास्ता दिखा दिया, फिर तो इस तरीके से हो गया, बदल गया। तो अब ये चिंता की बात तो है अंशतः निश्चित तौर पर, लेकिन ये सब हो क्यों रहा है? और ये सब हो इसलिए रहा है कि शिवसेना यूबीटी के शिवसेना के विभाजन का जो केस सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ था उस पर अभी तक कोई फैसला सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया है। और इसको लेकर अनिल देसाई साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसके लिए एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है कि हमारे मुकदमे पर अगर उसने फैसला दे दिया होता ये सब नहीं होता। तो हम लोग अनिल देसाई को सुनते हैं वो किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को भी इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। और निश्चित तौर पर अंशतः पूरे देश में लोगों के अंदर एक ये भावना घर कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट की वजह से ही ये सारी हरकतें बीजेपी कर पा रही है। जी बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई सख्त एक्शन लेता तो उसकी हिम्मत नहीं बढ़ती दूसरी किसी और पार्टी में तोड़फोड़ करने की, क्योंकि पहले शिवसेना को तोड़ा गया और उसके कुछ दिनों बाद ही खबर आई कि एनसीपी भी तोड़ दी गई है और उसके बाद से ये सिलसिला लगातार चल ही रहा है और अब टीएमसी को भी तोड़ा जा रहा है उसी तरह से। तो यहाँ पर अनिल देसाई का ये बयान इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो सुप्रीम कोर्ट है। सुन सकते हैं हम अनिल देसाई ने क्या कुछ कहा है। सामने नहीं आते क्या? बिल्कुल, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में हमारे असेंबली पे अगर रिजल्ट देते, ऑर्डर देते, जजमेंट करते तो ये सब बाकी नौबत नहीं आती। लोकतंत्र को जिस तरह से उम्मीद थी उस तरह की बातें लिखा है दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक नहीं। अनिल जी एक सवाल है कि संजय जी ने ऐसे लेटर्स लिखे गए कि मर्जर को रेलेवेंस ना दी जाए, ऐसे लेटर्स ये बातें आप संविधान में है, ये बातें रेगुलेशन ऑफ टीचिंग एक्ट में है और यही इन्हीं बातों को लेके एक जो इंटेलिजेंस, एक सिक्योरिटी जो लोकल सभी पॉलिटिकल पार्टीज को रहती है वही है। और अगर इसका वायलेशन होता है तो इलेक्शन कमीशन है, सुप्रीम कोर्ट है, इन्होंने सुओ मोटो भी एक्शन होनी एक हमारी उम्मीद है। अनिल जी तो ये सब अभी संजय जी और अभी हम सुन रहे थे अनिल देसाई को, उन्होंने साफ साफ वही कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही कोई फैसला ले लिया होता, हमारे पक्ष में फैसला दे दिया होता तो आज ये हालात नहीं पैदा हुए होते। और इन सब के बीच में बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद सावंत जो है ओम बिरला से मिलने पहुंच गए। बड़ी खबर है। अमलेंदु जी क्या कुछ अपडेट है आपके बिल्कुल बिल्कुल, ये बड़ी खबर आ रही है कि अनिल देसाई और अरविंद सावंत दोनों जो हैं वो स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए लोकसभा पहुंच चुके हैं और अपना पत्र जो उन्होंने दिया है वो उसको वहाँ देंगे और उनसे बातचीत करेंगे। तो वहाँ पहुँच चुके हैं और मुलाकात हुई है नहीं हुई है अभी ये सूचना नहीं आई है। जैसे ये सूचना आएगी तो उसको भी हम लोग देखेंगे कि क्या उनकी मुलाकात हुई, क्या बातचीत हुई। बाहर निकल कर जब वो बात करते हैं तो हम बताएंगे। लेकिन अरविंद सावंत और अनिल देसाई दोनों जो हैं वो स्पीकर ओम बिरला से मिलने पहुँच चुके हैं, यानी पहले ही कैबिनेट वहाँ दाखिल हो गई है कि बिरला साहब जब आप कोई फैसला लें तो उससे पहले आपके पास हमारा पत्र रखा हुआ है। अगर कोई आता है, अभी तक तो कोई पहुंचा नहीं है बिल्कुल, लेकिन अगर कोई पहुंचता है तो आपको हमारे इस पत्र पर करना होगा। तो एक बड़ी खबर इस समय की अंशतः ये आ रही है। ये विजुअल हम लोगों के साथ चल रहा है कि दोनों जो हैं अरविंद सावंत और अनिल देसाई स्पीकर ओम बिरला से मिलने के लिए संसद भवन पहुंच चुके हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है ये कि पहले से ही महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे गुट सचेत है और वो पहले ही पहुंच चुका है ओम बिरला से मिलने की। अगर
अगर ऐसा कोई भी आपके पास आता है तो आपको इस पत्र के बारे में पहले सोचना है, यानी पहले ही सेफ प्ले यहां पर हम कह सकते हैं कि किसी भी तरह से ओम बिरला को यहां पर इन्होंने भी फंसा दिया है। अब ये भी एक बड़ी बात रहेगी अमलेंदु जी देखने वाली कि क्या ओम बिरला टीएमसी के मामले में अलग और महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे गुट के मामले में अलग अलग दिखाई देंगे, या जो टीएमसी के मामले में उन्होंने रुख अपनाया है वही रुख यहां पर अपनाते दिखाई देंगे। ये भी एक बड़ी बात होगी देखने वाली। ओम बिरला पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं कि वो एक जैसे रहेंगे या अलग अलग दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनके ऊपर नजरें टिकी रहेंगी। और अब देखा जाए तो एक तरीके से कानूनी तौर पर भी और नैतिक तौर पर भी ओम बिरला साहब काफ़ी ज़्यादा घिरे हुए नजर आते हैं। लेकिन जैसा कि नाना पटोले कह रहे हैं कि स्पीकर की भी जो स्वायत्तता है वो बीजेपी ने ख़त्म कर दी है। स्पीकर वही करेंगे जो बीजेपी कहेगी, जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी कहेंगे। तो ये नाना पटोले का साफ तौर पर कहना है, और ये समझा भी जा रहा है कि वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। लेकिन कानूनी तौर पर ये मामला फंस जाएगा, तो इसलिए जो है कानूनी दांव पे जो किए जा सकते हैं, जो प्रिकॉशंस बरते जा सकते हैं, वो टीएमसी की तरफ से भी बरते गए और यही प्रिकॉशंस अब शिवसेना यूबीटी की तरफ से बरते जा रहे हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि ओम बिरला साहब टीएमसी के नए गुट को अलग गुट की मान्यता नहीं दे पाए हैं अभी तक। कल को क्या करेंगे, क्या उसके कानूनी दांव पे तोड़ निकालेंगे, वो अलग का मसला है। लेकिन फिलहाल अभी तक वो नहीं कर पाए हैं। जबकि राघव चड्ढा के मामले में सुबह पत्र दिया गया था, शाम को उनको बीजेपी में शामिल करा दिया गया था। हालांकि वो राज्यसभा का मामला था, लेकिन ठीक उसी तरीके से जब ये टीएमसी में होता है तो अभी तक ओम बिरला साहब इस पर फैसला नहीं ले पाए हैं। तो ये समझा जा सकता है कि प्रिकॉशंस पहले से बरते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर इस समय की है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई दोनों ओम बिरला से मिलने के लिए पहुंचे हुए हैं। यानी यहाँ पर भी महाराष्ट्र में भी ऑपरेशन लोटस, जिसे ऑपरेशन टाइगर कहा जा रहा है, वो फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं हम लगातार यही चर्चा कर रहे हैं कि बंगाल में जो प्रयोग कर रही है बीजेपी वो फेल हुआ, तो उसके जो नजरें थी वो महाराष्ट्र की तरफ मुड़ गई और अब महाराष्ट्र में वही खेल करने की कोशिश हो रही है। लेकिन दोनों ही राज्यों में उसे एक तरह से चोट ही लग रही है, उसका ऑपरेशन फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन बात यहाँ टीएमसी की करना भी जरूरी है, क्योंकि बात टीएमसी से ही शुरू हुई थी। टीएमसी में पहले तोड़फोड़ करने की कोशिश, और वहां पर जब उसे लगा कि मामला कुछ ढीला पड़ रहा है, यहां पर बात बनती नहीं दिखाई दे रही है, तो तुरंत रुख कर लिया गया महाराष्ट्र का। तो ऐसे में टीएमसी की बात करना भी यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि टीएमसी में अभी क्या हालात बने हुए हैं, बंगाल की राजनीति में क्या चल रहा है। क्योंकि लगातार चर्चा यह है कि काकोली घोष का मन भी अब डमाडोल हो गया है, और इसकी वजह यही है कि नेतृत्व को लेकर जो संदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष के बीच खींचतान मची हुई है। इसके अलावा एक खींचतान बीजेपी आलाकमान के साथ भी मची हुई है, और वो है मंत्री पद को लेकर। क्योंकि हर कोई जानता है जो नेतृत्व करेगा बागी गुट का वो सरकार के बहुत ज्यादा करीब होगा, उसको ज्यादा तवज्जो मिलेगी, और इसीलिए नेतृत्व के लिए लड़ाई चल रही है। इसके अलावा क्योंकि ये सहयोगी अच्छी तरह जानते हैं कि बीजेपी मतलब निकालने के बाद साइड कर देती है, दरकिनार कर देती है, इसलिए ये कोई भी गलती नहीं करना चाहते और पहले ही बार्गेन करना चाहते हैं। और ये भी एक वजह रही कि इन्होंने सीधे बीजेपी में विलय ना होकर, बीजेपी में शामिल ना होकर के कोई दूसरा रास्ता चुना, जिससे वो अपनी बार्गेनिंग पावर को रख सकें। और ऐसे में टीएमसी की तरफ से या कह सकते हैं कि बंगाल से क्या जानकारी अभी निकल कर आ रही है, अमलेंदु जी आपके पास आना चाहूंगी। हाँ देखिए अंशिता, इस समय बंगाल से जानकारी निकल कर ये आ रही है कि बंगाल में भी अभी जो बागी गुट जिसे कहा जा रहा था उनके अंदर भी फूट पड़ चुकी है, और उनके आपस में भी जो है काफ़ी विवाद सामने आ रहे हैं। महत्वपूर्ण बात यहाँ अंशिता ये है कि जो अपनी मूल पार्टी छोड़कर आ गए, 5-5, 6-6 बार और 4-4 बार के सांसद जो है, तो उन्हीं की जिम्मेदारी कोई काकोली घोष दस्तीदार या सुदीप बंदोपाध्याय कैसे ले लेंगे कि वो इनको छोड़कर नहीं जाएंगे जी। तो यानी कल को बीजेपी इनको भी तोड़ सकती है जी। तो ये एक तरीके से कहा जाए कि इनके अंदर भी शुरू हो गया है कि भाई जब सत्ता की मलाई खानी है और कोई डील होनी है तो उस डील में सब बराबर के हिस्सेदार होंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि काकोली घोष दस्तीदार को ज़्यादा मिल जाए, सुदीप बंदोपाध्याय को ज़्यादा मिल जाए, बाकी किसी और को ना मिले। भले ही सायोनी घोष पहली बार की सांसद हो, लेकिन पार्टी के साथ बगावत करके तो आ रही हैं, बिल्कुल। तो इसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये वहाँ हो रहा है। लेकिन कीर्ति आज़ाद जो टीएमसी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि भाई लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो होनी चाहिए, और पार्टी जो है टीएमसी वो टीएमसी पार्टी बनी हुई है, उसका लीडरशिप जो है ममता बनर्जी ही कर रही हैं।
और कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो या स्पोर्ट्स कंपटीशन हमेशा टीमों का आमना सामना लाता है। और आज हम 2 टीमें देख रहे हैं। एक असली टीम तृणमूल कांग्रेस है जिसका सिंबल 2 फूलों का जोड़ा है, जिसका नेतृत्व जो है वो ममता बनर्जी कर रही हैं, और दूसरी टीम जो है वो दल बदलुओं का है जिसका सिंबल पेन और निब है, जिसे नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया कहते हैं। तो हम लोग सुन सकते हैं कि इसको लेकर क्या कह रहे हैं कीर्ति आजाद। बिल्कुल, कीर्ति आजाद को सुनना बहुत जरूरी, और लगातार क्योंकि कीर्ति आजाद के जो बयान है वो भूचाल ही ला रहे हैं, तो ऐसे में ये बयान भी उनका बहुत अहम हो जाता है कि अब वो क्या कह रहे हैं। कहीं भी कोई प्रतिस्पर्धा होती है, कंपटीशन, राजनीति में हो, खेल में हो, डांस में हो, ड्रामा में हो, प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन होगा तो टीमें सामने होती हैं। आज हमारे सामने 2 टीम है, एक असली और दूसरी नकली। एक है तृणमूल कांग्रेस, दूसरा है गद्दारों की टीम। फर्क क्या है? तृणमूल कांग्रेस के पास जोड़ा फूल है, उसका एक सिंबल है। दूसरी तरफ भगोड़ों की, गद्दारों की टीम है, जो हमने बहुत खोजा, बहुत खोजने के बाद पता लगा कि उनकी एक टीम है जिसका सिंबल है कलम की नोक, यानी अंग्रेजी में बोलते हैं निब। जो असली टीम है टीएमसी, उसका नाम है तृणमूल, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। और जो भगोड़ों और गद्दारों की टीम है वह एक ऐसी टीम है जिसका नाम ही किसी को नहीं मालूम। खोजने पर पता लगा कि उसका नाम है नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। टीएमसी के नेता, तृणमूल की नेता एक सुदृढ़ नेता हैं जो जमीन से उठी, संघर्ष के साथ इसको खड़ा किया। उनका नाम है ममता बनर्जी। दूसरी गद्दारों और भगोड़ों की टीम के मुखिया हैं विश्वगुरु। तृणमूल इंडिया अलायंस है, गद्दार एनडीए अलायंस है। ये बता दूं कि टीएमसी लड़ी चुनावों में, हराया गया, उसके बावजूद टीएमसी को 2,60,00,000 वोट यानी कि 41% वोट मिले। ये जब बीजेपी ने डराया, धमकाया, वोटों की लूट मचाई, पुलिस का इस्तेमाल किया, इलेक्शन कमीशन ने जो गदर मचाया वो दुनिया को मालूम है। तो आप समझ सकते हैं कि इस गद्दार टीम का कोई वाली वारिस नहीं। इसको केवल वोट देने के लिए बुलाया गया है। ये अधर में लटके हैं, कहते हैं आसमान से गिरे खजूर पे लटके, तो आसमान से गिरे ये तृणमूल से और जा रहे थे धरती पे, जो एक लोक लिबावन मुंगेरी लाल के हसीन सपने बीजेपी ने दिखाए धरती पे, लेकिन बेचारे अटक गए बीच में खजूर पे, और वो खजूर है नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कि तृणमूल एक जीती जाती पार्टी है, ममता बनर्जी उसकी नेता हैं। वो संघर्ष है और संघर्ष में सबसे ज्यादा उभरकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल फिर आई है। धन्यवाद। तो अभी हम कीर्ति आजाद को सुन रहे थे और उन्होंने पूरी तरह से बताया कि कैसे बीजेपी ने सपने दिखाए हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। उन्होंने इस फ्रेज का जिक्र भी किया यहाँ पर और कहा कि ये बीजेपी की तरफ से सपने दिखाए गए हैं, जिन सपनों में ये टीएमसी के बागी फंस गए हैं, लेकिन ये सपने टूटेंगे जरूर। इस फ्रेज का मतलब ही यही है कि हसीन सपने जो दिखाए हैं वो टूटेंगे, और इनके साथ बहुत ज्यादा एक तरह से खेल कर दिया है बीजेपी ने। एक ऐसी पार्टी में ले जाकर पटक दिया है जिसका नाम तक आज तक किसी ने नहीं सुना था। और एनसीपीआई का उन्होंने जिक्र
यहाँ पर किया कि जमीन पर लाकर एक तरह से सांसदों को पटक दिया है। अमलेंदु जी, जमीन पे लाके पटक दिया है। और महत्वपूर्ण बात अंशिता यहाँ ये है कि जिस पार्टी को 1000 वोट नहीं मिले, मतलब 882 वोट मिले, उसको 20 सांसद बीजेपी ने दे दिए। तो ये किस तरीके से लोकतंत्र का माहौल जो है वो उड़ाया जा रहा है, ये भी एक चिंता का विषय बन गया है कि बीजेपी किस तरीके से लोकतंत्र का माहौल उड़ा रही है। यहाँ महत्वपूर्ण बात एक और ये भी अंशता कि बीजेपी की कभी किसी भी तरीके की कोई आस्था लोकतंत्र को लेकर नहीं रही है, ना इस संविधान के प्रति रही है। जब बीजेपी का अवतार हुआ करता था पहले जनसंघ, वो और उससे पहले आरएसएस, दोनों ने जब ये संविधान बन रहा था तो संविधान की मुखालफत की थी और ये कहा था कि ये जो है पश्चिमी है, इसमें सब पश्चिम से लिया गया, पश्चिमी से लिया गया। तो इनकी जब कोई आस्था है नहीं, इन्होंने उसी समय विरोध किया था, तो आज इनसे ये कैसे आशा की जा सकती है कि ये जो है इस संविधान को बचाने के लिए या संवैधानिक तौर तरीके अपनाएंगे। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं राजीव राय, वो भी ये बात कह रहे हैं कि भाई जिस पार्टी को जो है कुल मिलाकर 1000 वोट नहीं मिले और उसकी झोली में आपने 20 सांसद टपका दिए। अब वो तो कह रहे हैं कि ये खजूर पे गिरे, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। अब वो कह रहे हैं कि इनको लाके आपने उनकी झोली में टपका दिए आपने 20 सांसद। तो ये कैसा लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। तो राजीव राय को भी हम लोग सुन सकते हैं, राजीव राय का इस मसले पर क्या कहना है। जी बिल्कुल, हम राजीव राय को सुन सकते हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, क्योंकि ये मुद्दा अब बड़ा बना हुआ है। और बड़ी बात यहाँ पर ये है कि समाजवादी पार्टी के हैं राजीव राय और उनका भी इस मामले पर बयान आना ये बताता है, जैसे हम लगातार कह भी रहे हैं, कि इंडिया गठबंधन अब एकजुट हो चुका है और ये भी बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि डिलिमिटेशन का फेल होना एक बड़ी बात थी कि इंडिया गठबंधन जिस तरह से एकजुट है उसके आगे ही मोदी सरकार को झुकना पड़ा और डिलिमिटेशन के जो विधेयक थे उन्हें वो पास नहीं करा पाई, जिसका जिक्र जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में भी किया कि अब वही खिसियाहट है और उसी को पूरा करने के लिए ये तोड़-फोड़ में बीजेपी लग गई है। अगला सत्र आने से पहले बीजेपी चाहती है जल्दी से वो नंबर कलेक्ट कर ले जिससे वो विधेयक पास हो सके, लेकिन उसमें भी उसे अड़चने आने वाली है, जैसा कि अभी तस्वीर जो आ रही है वो दिखा रही है। फिलहाल हम राजीव राय को सुनते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने। स्पीकर का जो प्रक्रिया करेंगे उन पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। जिस तरह से लोकतंत्र का माकड़ी भारतीय जनता पार्टी ने बना रखा है, देश की जनता ने बैसाखियों पर खड़ा किया, देश की जनता को ठेंगा दिखाते हुए तोड़ फोड़ पार्टी लूटो, और क्या तमाशा है, जिस पार्टी को रिकॉग्निशन तक नहीं है, अभी कुल मिला के 100-200 वोट भी उनको जोड़ दिया जाए तो 1000-1200 वोट ही पूरी जिंदगी में उनकी मिली है, उसको 20 सांसद दे रहे हैं। जैसे पंजाब में अपने 2 एमएलए वाली पार्टी को 7 सांसद दे दिए, तो फिर लोगों का विश्वास कहाँ? लोग अगर किसी के खिलाफ वोट भी करेंगे तो क्या मतलब होता है इसका। टीएमसी के स्वागत राय बोल रहे हैं कि स्पीकर दोनों पक्षों की बात सुनेगा, ये स्पीकर का निष्पक्ष काम है जो उसे करना चाहिए। भाई निश्चित रूप से तो प्रक्रिया बिना सुने तो नहीं कर सकते। ये जैसे वेस्ट बंगाल में हो गया तो स्पीकर तो सुनेंगे, लेकिन सवाल ये है कि जो मैंने लोकसभा में भी बोला था, आदेश तो सब ऊपर से आता है। हार के कई कारण है बंगाल में, उनका भ्रष्टाचार, उनका कुशासन और वहाँ रहने वाली बड़ी संख्या में मुसलमानों को धोखा देना और उनकी परवाह ना करना और एसआईआर। वो जिसके साथ वफादारी कर रहे हैं वो वफादारी करें। अपने राज्य में तो पार्टी बना नहीं पाए, हर जगह भाजपा की मदद करते हैं, तो उनको हमारी शुभकामनाएं। डीएमके ने तो अभी हम राजीव राय को सुन रहे थे, उन्होंने चुनाव आयोग पर भी निशाना साध दिया, उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधा और साफ साफ कहा, खासकर चुनाव आयोग के लिए उन्होंने कहा कि वो उनकी मदद करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी शुभकामनाएं उनके साथ है। ये एक तंज के तौर पर राजीव राय ने कहा और ये बताता है कि किस तरह से इस पूरे मुद्दे पर जिस तरह तोड़फोड़ चल रही है या जिस तरह से बीजेपी उठापुटक करने में लगी हुई है, कहीं पैसों का लालच दिया जा रहा है, कहीं पदों का लालच दिया जा रहा है, कहीं डराने धमकाने की राजनीति की जा रही है, यानी एन केन प्रकरण हर तरह से बीजेपी तोड़फोड़ कर रही है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि आने वाला जो मानसून सत्र है उसमें बीजेपी डिलिमिटेशन विधेयक को पूरा जो है पास करा सके। अपने पास इतना संख्या बल उसके पास होना चाहिए, लेकिन इसकी एक वजह है 2029 का लोकसभा चुनाव जो बीजेपी को अभी से हाथ से फिसला हुआ दिखाई दे रहा है और इस बात का ऐलान राहुल गांधी पहले ही कर चुके हैं, भविष्यवाणी कर चुके हैं राहुल गांधी कि या तो अगले 1 साल में ये सरकार गिर जाएगी या इमरजेंसी लगाएगी, नहीं तो 2029 में तो किसी भी कीमत में बीजेपी वापसी नहीं करेगी। और वो डर आज ही बीजेपी के अंदर दिखाई दे रहा है, यानी बीजेपी समझ चुकी है कि उसका खेल अब नहीं चलने वाला है और इसकी एक बड़ी वजह है वो है देश का नारा
नाराज होता युवा, और उस युवाओं की नाराजगी को समझ लिया है राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी अब युवाओं के बीच अपनी पकड़ को मजबूत कर रहे हैं। उनके बीच उन्हीं की तरह से संवाद करके उनकी मुश्किलों को, उनकी परेशानियों को समझकर उस पर चर्चा करने के लिए राहुल गांधी कोटा जाने वाले हैं, और कोटा पहुंचकर वो जब छात्रों से वहां पर संवाद करेंगे, इस खबर के आते ही बीजेपी खेमे में खलबली मच गई। और खबर ये आ रही है कि उनके जो कार्यक्रम के पोस्टर्स लगाए गए थे, उन पोस्टर्स को हटाया गया है। यानी एक तरह से अब ये खबर चल पड़ी है, या कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी का खौफ देखिए, उनके पोस्टर्स तक से बीजेपी खेमे में खलबली मच जाती है। तो वो ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया है। मैं चाहूंगी कि उस ट्वीट को हम स्क्रीन पर लेकर आए। क्या कहा है कांग्रेस ने? कांग्रेस ने लिखा है, जननायक राहुल गांधी जी कल कोटा आ रहे हैं, वो यहां छात्रों से संवाद करेंगे, न्याय के लिए उनकी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन राहुल गांधी जी के कोटा पहुंचने से पहले ही बीजेपी सरकार की नींद उड़ चुकी है। इस घबराहट में वो राहुल गांधी जी की रैली के पोस्टर बैनर उतरवा रही है, छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। कोचिंग सेंटर, पीजी और गेस्ट हाउस को धमकाया जा रहा है कि कोई भी छात्र राहुल गांधी जी के कार्यक्रम में ना जाए, उनसे मिलने ना पहुंचे। बीजेपी याद रखे, इन ओछी हरकतों से युवाओं की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। देश का युवा जाग चुका है और अपने अधिकारों के लिए पूरी ताकत से आगे बढ़ रहा है। कितनी भी पाबंदियां लगा लो, कोटा से जननायक के साथ युवाओं की हुंकार को रोक नहीं पाओगे। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से बीजेपी को चेतावनी दे दी गई है कि आप जो भी कोशिशें कर रहे हैं इसमें आप नाकाम ही होंगे। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है अमलेंदु जी। राहुल गांधी विदेश यात्रा पर जाते हैं तो बीजेपी खेमे में खलबली मच जाती है, यहां से बीजेपी की तरफ से उन पर हमले शुरू हो जाते हैं। वो वहां पर कुछ भी बयान देते हैं तो ये कहा जाता है कि वो देश की बदनामी कर रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि राहुल गांधी जानते हैं कि जब वो देश में कुछ बोलेंगे तो मीडिया उसे दिखाएगा ही नहीं, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वहां भी बीजेपी परेशान हो जाती है। इधर राहुल गांधी विदेश दौरे पर निकलते हैं, उधर बीजेपी के नेताओं की तरफ से हमले शुरू हो जाते हैं। और यही हालात देश में भी दिखने लगे हैं कि राहुल गांधी का कोई भी कार्यक्रम होता है उससे पहले ही बीजेपी खेमे में खलबली मच जाती है। जैसे कि हम जानते हैं राजस्थान में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है। ऐसे में जब राहुल गांधी कोटा पहुंच रहे हैं और कोटा में उनके भव्य स्वागत की तैयारियां हो रही हैं और ये दावे किए जा रहे हैं कि छात्र उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत करेंगे, क्योंकि इसकी झलक भारत जोड़ो यात्रा के दौरान देखी गई थी। जब राहुल गांधी कोटा पहुंचे थे, छात्रों ने उनका भव्य स्वागत किया था, इसलिए बीजेपी खेमे में खलबली मची और उसका असर यहां दिखाई दे रहा है। अमलेंदु जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल अंशिता, ये असर देखा जा रहा है। कल जिस तरीके से पोस्टर उतारे गए हैं, अशोक गहलोत वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनका कहना है कि जो गेस्ट हाउस मालिक हैं, जो कोचिंग सेंटर्स के मालिक हैं, उनको धमकाया जा रहा है कि वो छात्रों को धमकाएंगे, अगर कोई गया तो उनको निकाल के बाहर कर दिया जाएगा। इस तरीके की चीज़ें भी हो रही हैं। वो पोस्टर उतारे जा रहे हैं, वो कांग्रेस ने वीडियो जारी किया उसको कि किस तरीके से वहाँ राहुल गांधी के पोस्टर उतारे जा रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी स्पष्ट कर चुके हैं कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता। तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग को लेकर राहुल गांधी अड़े हुए हैं और NSUI यूथ कांग्रेस भी इसको लेकर अड़े हुए हैं। कल धमकियों के बावजूद सूचना ये है कि कोटा में जगह जगह नुक्कड़ सभाएं हुई हैं और छात्र उसमें ज़बरदस्त तरीके से निकल कर आए हैं। और छात्रों ने कहा है कि हम दबने वाले नहीं हैं, डरने वाले नहीं हैं और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होकर रहेगा। तो एक बड़ा आंदोलन ये खड़ा होता दिखाई दे रहा है। तो कोटा से आज राहुल गांधी ओंकार बनेंगे, शाम को 7:30 बजे उनका संवाद है छात्रों के साथ, तो देखेंगे कि उस समय वहाँ क्या होता है। लेकिन इसको लेकर अशोक गहलोत क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों को धमकाया जा रहा है, और जो कोचिंग मालिक हैं और जो गेस्ट हाउस जो वहाँ जितने बने हुए हैं उनके मालिक हैं, उनको किस तरीके से धमकाया जा रहा है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हम अशोक गहलोत को सुन सकते हैं। उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कैसे इस राहुल गांधी के इस दौरे को पूरी तरह फेल करने की एक तरह से कोशिश है और इसके लिए डराने धमकाने पर भी उतर आई है बीजेपी। ये आरोप लगाया अशोक गहलोत ने साफ तौर पर। सुनिए अशोक गहलोत ने क्या कहा। सुनेंगे। चाहे वो SSC का हो या अलग एग्जाम हो, तो लोग आक्रोशित थे पूरे देश के अंदर। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने एक प्रोग्राम बनाया है राहुल जी का भी, कि आप कुछ जाएंगे कई जगह पर और युवाओं से संवाद करेंगे, जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ट हो वापिस, क्योंकि वो डिमोरलाइज हो गए हैं। आत्महत्याएं हो रही है। कल एक आत्महत्या हो गई नवलगढ़ के अंदर, वहाँ सीकर के अंदर झुंझुनू में। तो ये स्थिति पहले हो चुकी थी, राहुल जी खुद गए थे वहाँ मिलने के लिए। हमारे जो जाखड़ है NSUI अध्यक्ष वो भी गए थे। तो ये स्थिति बनती जा रही है कि आत्महत्या करने नौबत आ जाए। तो राहुल जी का प्रोग्राम बड़ा कंस्ट्रक्टिव है, ये रचनात्मक प्रोग्राम है, जिससे कि
पूरे देश के युवाओं को संदेश जाएगा भाई आप अकेले नहीं हो, पूरी कांग्रेस पूरा विपक्ष आपके साथ में है। उससे क्या हुआ, उनका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा वापिस, तो आत्महत्या वाली नौबत नहीं आए, ये चिंता होनी चाहिए सब हम सबको। उसी रूप में उनका एक अभियान शुरू हो रहा है। बाकी जो अभियान है वो तो आपको कल परसों मालूम पड़ जाएगा कि आशीष ने क्या क्या प्रोग्राम दिए हैं, कैसे कार्यकर्ताओं को अपील की गई है और उनको निर्देश दिए गए कि आप जाके गांव गांव में घर घर में जहाँ तकलीफ में लोग हैं, चाहे गरीब आदमी कोई कौम का हो, उनके सुख दुख में काम आओ आपको। ये मुख्य थीम है पार्टी की। और वो तो अशोक गहलोत को भी हम सुन रहे थे अमलेंदु जी, इन्होंने पूरी जानकारी दी है कि किस तरह से कार्यक्रम की वहां तैयारियां थी और उनको फेल करने की कैसे बीजेपी की तरफ से कोशिश हो रही है। बिल्कुल, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद वहाँ छात्र जुट रहे हैं और नुक्कड़ सभाएं कल से ही वहाँ छात्रों की हो रही हैं। तो इसका मतलब आज जब राहुल गांधी पहुँचेंगे तो एक बड़ा जुटान वहाँ छात्रों का होगा और कोटा से जो बात निकलेगी वो पूरे देश भर में जाएगी और राहुल गांधी इसको एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं और इसको उस तरफ आगे बढ़ना है। इसके बाद राहुल गांधी का इलाहाबाद में कार्यक्रम है, फिर पटना में है और उसके बाद फिर फाइनल दिल्ली में बड़ा एक कार्यक्रम होगा। तो छात्रों का जुटान यहाँ ज़बरदस्त तरीके से होगा और राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम पर कोई बात बनने वाली नहीं है। नरेंद्र मोदी इसकी जिम्मेदारी स्वीकार करें कि नीट का पेपर जिस तरीके से लीक हुआ, तमाम परीक्षाएं लीक हुई हैं, उसको लेकर राहुल गांधी साफ तौर पर कह रहे हैं। पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और अब तो राज्यसभा के सदस्य भी हैं, वो भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील कर रहे हैं और उन्होंने अपील करते हुए एक वीडियो जारी किया है, वो हम सुन सकते हैं कि पवन खेड़ा इस कार्यक्रम को, राहुल गांधी का जो आज है, इसको लेकर क्या अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम चाहेंगे पवन खेड़ा को सुनाया जाए, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने ट्वीट किया है वो भी हम देख सकते हैं। अपने ट्वीट के साथ ही उन्होंने अपना संदेश भी साथ में अटैच किया हुआ है, तो हम चाहेंगे स्क्रीन पर पवन खेड़ा का वो ट्वीट आए कि उन्होंने क्या कुछ लिखा है। उसमें पवन खेड़ा लिखते हैं, हमारे नौजवानों की एक नहीं दो परीक्षाएं होती हैं, एक वो जो परीक्षा केंद्र में होती है जिसके पेपर लीक हो जाते हैं और दूसरी उनके धैर्य, उनके हौसले और उनके सब्र की। श्री राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी इस अन्याय पर चुप नहीं बैठेंगे। ये हमारे राजनीतिक एजेंडे का एक प्रमुख मुद्दा है, क्योंकि ये सिर्फ छात्रों का नहीं बल्कि पूरे समाज और भारत के भविष्य का सवाल है। इसी उद्देश्य से आज कोटा में नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी नौजवानों के साथ एक संवाद कर रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। आइए इस चिराग को मशाल बनाएं, इस संवाद का हिस्सा बने और मिलकर उस अंधकार को दूर करें जो भारत के भविष्य पर मंडरा रहा है। एक बार सुन लेते हैं पवन खेड़ा ने क्या कुछ कहा है। हमारे नौजवानों की एक नहीं दो परीक्षाएं होती हैं, एक जो एग्जामिनेशन सेंटर में होती है जिसके पेपर लीक हो जाते हैं और दूसरी उसके पेशेंस की, उसके सब्र की, उसके हौसले की, और उस परीक्षा में वो फेल हो रहा है। सरकार बार बार उस पर यह परीक्षा थोप रही है, बार बार पेपर लीक थोप रही है। आईआईटी के दो छात्रों ने आत्महत्या की तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन करने को कहा। उस टास्क फोर्स ने 2,43,000 नौजवानों में एक सर्वे किया। 40% नौजवान चिंतित हैं इस बात को लेकर कि जो वो पढ़ाई कर रहे हैं क्या उसके बाद उनकी नौकरी लगेगी, क्या वो सही पढ़ाई कर रहे हैं। 40% और हैं जो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं और कारण अनेक हैं। बड़ी बड़ी डोनेशंस, पेपर लीक, बस और ट्रेन के सफ़र की जो आपने पटना में हालत देखी और उसके बाद नौकरी न मिलने का डर, ये तमाम कारण ऐसे हैं जिससे ये बताते हैं कि 2013 में आत्महत्याएं जो नौजवानों ने की वो 8,400 थी, वो बढ़कर 2024 में 14,488 हो गई। कोई भी सरकार, जब सरकार में पार्टी आती है, कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार, वो उसका एक लक्ष्य होना चाहिए कि वो आत्महत्या के आंकड़ों को कम करे। किसान आत्महत्या एक बहुत बड़ा मुद्दा, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन आप हैरान होंगे ये जानकर कि हमारे नौजवानों की आत्महत्या का आंकड़ा किसानों से कहीं ज्यादा आगे बढ़ चुका है। यही कारण है कि 24 से कम की उम्र की डिप्रेशन के केसेस 75% है। 75% लोग जो डिप्रेशन का शिकार हैं, अवसाद का शिकार हैं, वो 24 से कम उम्र के होते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी नाजुक उम्र होती है जब आपके चारों तरफ और आपके अपने शरीर में, आपके मन में, आपकी सोच।
तो अभी हम पवन खेड़ा को सुन रहे थे, उन्होंने वही कहा है कि किस तरह से नौजवानों के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं, परीक्षाएं लीक हो जाती हैं, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं मिल रही हैं और इसके चलते कई युवा अपनी जान देने पर मजबूर हैं। उन्होंने बाकायदा आंकड़ा बताया और यही बीजेपी की बेचैनी है, क्योंकि अब कांग्रेस युवाओं पर फोकस कर रही है। ये वही युवा है जिसने एक बार नरेंद्र मोदी को सत्ता में बिठाया, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। आज वही युवा उनसे नाराज है और लगभग हर राज्य से ऐसी खबरें आ रही हैं कि युवा सड़कों पर उतरकर आंदोलन कर रहे हैं। उस आंदोलन को दबाया कैसा जा रहा है वो भी खबरें सब जगह आ रही हैं, किस तरह से लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तमाम चीजें युवाओं का आक्रोश और ज्यादा बढ़ा रही हैं। और इन सब के बीच में पेपर लीक का मामला, जिस पेपर लीक मामले को लेकर राहुल गांधी कोटा पहुंच रहे हैं, उसी पेपर लीक मामले में सरकार की तरफ से एक ऐसी कार्रवाई की गई है जिसने और ज्यादा मुद्दे को गरमा दिया है। क्योंकि सवाल ये उठने लगे हैं, जिस जरिए से, जिस वजह से, जिनके तरीके से या जिन लोगों की वजह से ये पेपर लीक हुआ, उनको ढूंढने के बजाय या उन पर कार्रवाई करने की बजाय सरकार टेलीग्राम पर कार्रवाई करी। और इसका जवाब दिया है टेलीग्राम की तरफ से। टेलीग्राम ने बाकायदा ट्वीट करके एक तरह से तंज कसते हुए मोदी सरकार को खरी खोटी सुनाई है। हम चाहेंगे कि वो ट्वीट स्क्रीन पर आए और हम बता सके कि टेलीग्राम की तरफ से क्या कुछ कहा गया है। आप देख सकते हैं टेलीग्राम मैसेंजर की तरफ से ये ट्वीट है और इस ट्वीट को इंग्लिश में लिखा गया है, लेकिन हम आपको इसका हिंदी अनुवाद बताने जा रहे हैं। टेलीग्राम ने लिखा, आपको सभी शॉपिंग मॉल भी बंद कर देने चाहिए क्योंकि उनमें से किसी एक में चोरी हो सकती है, और सड़कें भी बंद कर देनी चाहिए क्योंकि मैंने सुना है कोई तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हमला बोला है टेलीग्राम ने। बिल्कुल, बहुत तगड़ा तंज जो है वो एनटीए और भारत सरकार जो उसके ऊपर इसने किया है टेलीग्राम मैसेंजर ने। अभी समझा जा सकता है कि किस तरीके से आपके फेलियर जो हैं उसको आप किस दूसरी तरीके से आप मोड़ना चाहते हैं। अरे टेलीग्राम मैसेंजर पे पेपर लीक थोड़ी हो रहा है, पेपर लीक तो आपके सिस्टम से हो रहा है, एनटीए के सिस्टम से हो रहा है। तो वहाँ आप उपाय ना करके आप ब्लॉक क्या कर रहे हैं, टेलीग्राम को। तो अब टेलीग्राम क्या कह रहा है कि भाई हमने सुना है कि कोई तेज़ रफ्तार से गाड़ी चला रहा है तो सारी सड़कें बंद कर दो। तो यानी यही है कि पेपर आप रोक नहीं पा रहे हैं, हाँ। तो आप सारे ऐप बंद कर दीजिए। तो ये जो चोरों को नहीं पकड़ रहे हैं तो आप शॉपिंग मॉल ही बंद कर दीजिए। शॉपिंग मॉल बंद कर दीजिए। तो ये बहुत बड़ा तंज है टेलीग्राम की तरफ से कि आपको उन लोगों को ढूंढना चाहिए जिन्होंने पेपर टेलीग्राम पर डाला, लेकिन आप उन लोगों को ढूंढने के बजाय टेलीग्राम को बंद कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाली कार्रवाई है और इसी को लेकर टेलीग्राम की तरफ से ये तंज कसा गया है। और यही सवाल तो लगातार पूछा जा रहा है कि आखिर ये चूक हो कहाँ रही है। कुछ दिन पहले धर्मेंद्र प्रधान ये मानते हैं कि चूक हमारी तरफ से हुई और कुछ दिन बाद जो है एनटीए को क्लीन चिट दे देते हैं। ये भी अपने आप में सवाल रहा कि एनटीए को अगर क्लीन चिट ही देनी है तो फिर ये जांचें क्यों हो रही हैं। आप जो जांच करा रहे हैं और उसमें जो लोग निकल कर आ रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं, वो लोग कौन है? अगर एनटीए की तरफ से कोई चूक हुई नहीं है तो ये अपने आप में धर्मेंद्र प्रधान की जो पूरी भूमिका है, जो कि शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनकी जो पूरी भूमिका है वो अपने आप में सवालों में घिरी हुई है। और इसीलिए तो राहुल गांधी पहुंच रहे हैं कोटा, और कोटा जाकर वो धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफे की एक बार फिर मांग करेंगे। और उन्होंने अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में छात्र जुटे और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करें एक सुर में। और राहुल गांधी की इसी अपील का असर जब देखा बीजेपी सरकार ने, तो उनकी तरफ से उस कार्यक्रम को रोकने की, उसे बंद करने की, उसे फेल करने की जो कोशिशें की गई हैं, उसका भी पर्दाफाश कांग्रेस की तरफ से कर दिया गया है। यानी अमलेंदु जी, देखा जा सकता है कि हर जगह पर बीजेपी के लिए अभी चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। ना वो बंगाल में अपना प्रयोग सफल कर पाई, ना वो महाराष्ट्र में अपना ऑपरेशन टाइगर सफल कर पा रही है, और ना ही राहुल गांधी की आवाज दबाने की कोशिश में वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। तो बहुत बहुत जानकारी हमने आज अपने दर्शकों तक पहुंचाई। बहुत बहुत धन्यवाद अमलेंदु जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे तमाम दर्शकों का इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए मेरे साथ। इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।